जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के नॉर्मलाइजेशन को लेकर के और इसके साथ रिजल्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को शुरू करते हैं बिना कुछ समय व्यतीत किए हुए। क्या कुछ रहेंगी अब चीज़ें, क्या कुछ नॉर्मलाइजेशन है, किस प्रकार से कब रिजल्ट आने की प्रबल संभावना बन रही है, वो तमाम सारी चीज़ें जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन वाले हैं उनका अब क्या रहने वाला है, और जो एक्स्ट्रा नंबर लगभग 80 90 प्लस हो चुके हैं उनकी क्या है। तो वो तमाम सारी चीज़ें समझिएगा एक एक करके सारी चीज़ों को लेकर के। यूपी टेट 2026 नॉर्मलाइजेशन संपूर्ण विश्लेषण 82 से 90 मार्क्स वालों के नंबर बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, ऑफिशियल नोटिस एनालिसिस में आपको कराने वाला हूं। कठिन और आसान शिफ्ट का पूरा गणित क्या है वो सारी चीज़ें समझिएगा। 99% छात्र फेल नहीं होंगे और क्यों, अब समझिएगा रीजन क्या है, क्या आयोग कह रहा है, क्या आयोग की मंशा साफ जाहिर हो चुकी है। आगे समझिएगा, छात्रों के मन में सबसे बड़ा डर अभी इस वक्त क्या है कि क्या नॉर्मलाइजेशन से मेरे अंक कम हो जाएंगे, ये प्रबल संभावना बनी हुई है। पास कब होंगे, कब फेल की संभावना है। लगातार आ रहे छात्रों के कमेंट्स और सवाल वो भी रखें। बॉर्डर लाइन जो 82 और 90 अंक वाले छात्रों की बढ़ी हुई हैं धड़कनें अभी, अब वहाँ पर अभी आप ध्यान न दें। इस पीडीएफ में, इस वीडियो के अंदर हम लोग वो सारी चीज़ें तथ्यों आधारित बात करने वाले हैं जो आयोग ने कही हैं। आगे बात करें यूपी टेट 2026 परीक्षा का विवरण समझिएगा। पहले पूरा 5 अलग अलग शिफ्ट में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था इस एग्जाम का, जिसमें 2, 3 और 4 जुलाई को रखी गई थी। कुल 5 शिफ्ट रखी गई थी। शिक्षा सेवा चयन आयोग का स्पष्ट निर्देश, अलग अलग पालियों में कठिनाई स्तर पर भिन्न होने के कारण अंकों का समानीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग का साफ तौर पर निर्देश है कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। पहली बात तो चीज़ यहाँ पर कंफर्म होती है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। आगे समझिए, नोटिफिकेशन में पहले से ही तय था कि नॉर्मलाइजेशन अनिवार्य रूप से लागू होगा, तो नंबर घटेंगे बढ़ेंगे ये कंफर्म है, कुछ ना कुछ तो होगा। नॉर्मलाइजेशन आखिर क्या है? ये किसी एक व्यक्तिगत राय नहीं है बल्कि एक गणितीय प्रक्रिया होती है। यह किसी अधिकारी या व्यक्ति या मीटिंग के विचार पर तय नहीं होता। यह पूरी तरह औसत और मानक विचलन पर आधारित होता है। यानी कि अगर हम कहें कि मेरा शिफ्ट कठिन था, या आप या आयोग तय नहीं करेगा, ये सांख्यिकी तय करेगी कि कठिन थी आपकी शिफ्ट या फिर आपकी शिफ्ट सरल थी। ये आप नहीं तय करेंगे, ये कोई अधिकारी भी तय नहीं करेगा कि शिफ्ट कौन सी कठिन थी, कौन सी सरल थी। ये कहें कि जो चीज़ें, जो आंकड़े निकल करके आएंगे वो चीज़ें यहाँ पर लागू होगी। कौन सी शिफ्ट कठिन थी, ये कैसे तय होता है, सारी चीज़ों को समझिएगा। 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। 1 लाख छात्रों का डेटा का सांख्यिकी खेल समझिएगा। पहले पहले स्टेप 1 होता क्या है, सभी शिफ्टों का, यानी कि लगभग 1 लाख छात्र प्रति शिफ्ट में बैठे थे और इनमें से सभी शिफ्टों के प्राप्त अंकों का डेटा एकत्र किया जाता है। एक शिफ्ट का किया जाएगा, है ना। ऐसे ही आगे बढ़ें तो हर शिफ्ट का औसत एवरेज स्कोर जो है वो निकाला जाता है कि एवरेज स्कोर स्टूडेंट कितना कर रहा है। स्टेप 3 ये होती है कि जब जिस शिफ्ट का औसत स्कोर सबसे ज़्यादा होता है उसे बेस शिफ्ट का मान लिया जाता है, उसे आधार मान लिया जाता है, उसी के आधार पर चीज़ें होंगी। यानी कि सांख्यिकी और गणित ही कठिनाई का एकमात्र पैमाना है, पेपर का दिखने में कठिन होना नहीं, है ना। पेपर का दिखने में कठिन होना नहीं है। उदाहरण से समझिएगा एक बार फिर से कि अगर हम एक तरफ ले लें आसान शिफ्ट नंबर ए और एक तरफ ले लिया हमने कठिन शिफ्ट, है ना। तारीख 2 जुलाई का माना जा रहा है कि आसान शिफ्ट रही है और 4 जुलाई की मानी जा रही है कि कठिन शिफ्ट रही है। उदाहरण के तौर पर पेपर प्रकार देखो 2 तारीख को फैक्चुअल रहा था, और वहीं बात करें कठिन शिफ्ट जो 4 जुलाई थी कॉन्सेप्चुअल रहा था पेपर का लेवल। कुल छात्र इसमें 1 लाख थे, लगभग कुल छात्र इसमें भी 1 लाख थे। औसत स्कोर यहाँ पर 100 अंक का आ रहा है। एवरेज स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 100 अंक है। शिफ्ट ए की बात कर रहा हूँ, 2 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो कठिन शिफ्ट है उसमें लगभग एवरेज स्टूडेंट 85 नंबर पे पहुँच पा रहे हैं। अब यहाँ पर खेल समझिएगा नॉर्मलाइजेशन का। कठिन शिफ्ट में पेपर कॉन्सेप्चुअल होने के कारण छात्रों का समग्र औसत गिर जाता है, यानी कि ये 85 नंबर पे आ चुका है, इधर 100 अंक पे था। अब नॉर्मलाइजेशन देखना कैसे होगा, कठिन शिफ्ट वाले छात्र का अंक कैसे बढ़ेंगे, औसत से ऊपर प्रदर्शन करने का भारी फायदा। देखो शिफ्ट अगर आपकी कठिन है
4 जुलाई वाली जैसे कि, उसका औसत अंक 85 अंक है। मेधावी छात्र के अंक इसमें 90 आ रहे हैं जो अच्छा स्टूडेंट है, यानी वह औसत से 5 अंक आगे है। अगर हम बात करें शिफ्ट ए की, मतलब जो सरल थी 2 जुलाई वाली, उसका औसत लगभग 100 अंक है। तो ये 90 से 105 कैसे हुआ? अगर हम यहाँ पर देखें तो नॉर्मलाइजेशन के बाद इस छात्र के बेस शिफ्ट के पैमाने पर रखा जाएगा, चूंकि वह अपने औसत से 5 अंक ऊपर था। बेस में भी इसे ऊपर रखा जाएगा, यानी कि नया स्कोर लगभग 105 या 106 के आसपास बन जाएगा जाकर के, यानी कि वो 85 से 90 तो ला रहा है, यानी कि 5 नंबर अधिक ला रहा है। तो जो 2 जुलाई वाली जैसे कि शिफ्ट सरल है, तो उसमें उसके 5 नंबर और ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, वह 105 या 106 के आसपास उसे कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? अगर हम यहाँ पर देखें बॉर्डर लाइन की, जैसे 80 से 90 मार्क्स जिन विद्यार्थियों के आ रहे हैं, उन पर असर क्या होगा? ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल वर्ग के लिए राहत की खबर ये है कि आपको ओबीसी, एससी, एसटी कठिन शिफ्ट अगर हम देखें तो वर्तमान जो 80, 81 नॉर्मली 82 अंक पर पासिंग है, 82 नंबर पे ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। नॉर्मलाइजेशन में लगभग 2 से 4 अंक की वृद्धि होगी, छात्र पास हो जाएगा, है ना? लगभग 2 से 4 नंबर की वृद्धि होने वाली है। नॉर्मलाइजेशन कठिन शिफ्ट में अगर हम देखें, जहां जनरल बैठते हैं, उनको 88 से 89 यानी कि 90 जो नंबर हैं वो पासिंग के लिए चाहिए। 90 नंबर अंक बढ़ेंगे और कट ऑफ पार हो जाएगा, तब छात्र इसमें पास होंगे। सांख्यिकी प्रक्रिया का सबसे गहरा और सकारात्मक असर 80 से 92 अंक वाले छात्रों पर ही पड़ेगा, जो बॉर्डर लाइन पे है। संभावना उन्हीं को है, मतलब थोड़ा। अगर आगे देखें नॉर्मलाइजेशन का प्रमाणिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, वरना स्किप कर दें, है ना? इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रमाणिक फॉर्मूला ये होता है कि आयोग टॉपर्स की तुलना में टॉपर से करता है, कमजोर छात्रों से नहीं करता है। इसका मतलब ये है, आप चाहे तो चीज़ें देख सकते हैं, मैं इस स्क्रीनशॉट लेके आप समझ लीजिएगा, मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करूँगा। यहाँ पर आप देखिएगा, क्या आसान शिफ्ट वालों के अंक घटेंगे? बड़ी बात आ रही है निकल करके। भर्ती परीक्षा की बात करें पहले हम, तो उद्देश्य ये कि शॉर्टलिस्ट करके नौकरी देना। नियम यहाँ पे ये कहता है, यहाँ अनुचित लाभ नहीं दिया जाता, अंक बढ़ाए भी जाते हैं और घटाए भी जाते हैं। लेकिन अगर हम यूपी टेट की बात करते हैं तो एक तय मानक है 82 और 90 का। जनरल के लिए 90, बाकी लोगों के लिए 82, इनको पार करना ही होगा। बेस शिफ्ट को इस तरह चुना जाता है कि किसी के अंक घटे नहीं, तो घटने की संभावना बहुत कम है। पात्रता परीक्षा में फेल करने के लिए अंक नहीं घटाए जाते। अगर आप 82 पर हैं तो उसे घटाकर 81 आपका नहीं किया जाएगा, ये है ना? तो अगर अभी आपके जैसे कि 82 बन गए, है ना? तो फिर ऐसा नहीं है 82 में से आपको घटा करके 81, 80 कर दिया जाएगा, नहीं। आपके नंबर बढ़ने की ही संभावना है, घटने की कोई संभावना 1% इसमें नहीं है, है ना? क्योंकि ये एलिजिबिलिटी है, इसीलिए एलिजिबिलिटी में आपको पात्रता परीक्षा के अंदर घटाए नहीं जाते हैं अंक। तो आयोग की पूरी कोशिश है कि बच्चा पास हो। इतिहास गवाह है पिछले सीटेट का परिणाम की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में इसमें चमत्कारी प्रभाव कैसे करके, बिना नॉर्मलाइजेशन जो पुराना पैटर्न यहाँ पर था, लेकिन जब कई पालियों में नॉर्मलाइजेशन के बाद परिणाम जो है वो 33% तक पहुंचा। यानी कि पहले जब नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे थे तो लगभग 6%, 7%, 8%, 12% की ही लगभग विद्यार्थी पास हो रहे थे। नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 33% पास होने लगे थे। यूपी टेट का रिजल्ट भी बहुत शानदार आने वाला है, भौकाली रूप से कह सकते हो। पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या इसमें ऐतिहासिक रूप से बहुत अधिक होने वाली है, बहुत अधिक होगी, क्योंकि चीज़ें सामने बनी हैं और लगातार चीज़ें विद्यार्थियों के हित में रही हैं। 99% संभावना है आपको फेल नहीं किया जाएगा। बॉर्डर लाइन वाले छात्रों के लिए अंतिम निष्कर्ष ये है कि अगर आपका आसान शिफ्ट में सटीक कट ऑफ 82 या 90 है तो अंक घटाकर फेल करने की संभावना मात्र 0.1% है। अगर आप कठिन शिफ्ट में हैं तो अंक 100% आपके बढ़ेंगे। अपना मानसिक तनाव दूर रखें, रिजल्ट आपके पक्ष में आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।